माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री पेमाराम। 225। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के आगावार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 3 व 5 पर अंकित है। खंड 2, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में चालक व परिचालक के आगारवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 के कॉलम संख्या 4 व 5 पर अंकित है। खंड 3, जी हाँ, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः चालक परिचालक को साप्ताहिक अवकाश समय पर दिए जा रहे हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में आगारों में परिचालकों की कमी अथवा आगार में विशेष चालक पब्लिक परिचालक के अचानक अनुपस्थित हो जाने की स्थिति में संचालन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की दृष्टि से यदाकदा चालक परिचालकों के साप्ताहिक अवकाश बकाया रह जाते हैं। ऐसे चालक परिचालकों को बकाया साप्ताहिक अवकाश की एवज में बाद में क्षतिपूर्ति अवकाश दे दिए जाते हैं। खंड 4, जी हाँ, भर्ती हेतु कार्रवाई विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है और मंत्री जी ने सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि मोटर व्हीकल एक्ट का हम पालना करते हैं, लेकिन मेरा इनसे निवेदन है कि राजस्थान में चालक और परिचालकों की जो कमी है, उस कमी की वजह से पूरे राजस्थान में 7,805 चालकों के पद स्वीकृत है। उनकी तुलना में 7,774 पद कम है और कंडक्टरों में 9,427 स्वीकृत है, उसकी तुलना में 1,676 कम है। और फिर भी सदन को असत्य जवाब देकर के इन्होंने जो कहा है वो इसलिए नहीं है कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसमें 8 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी ले नहीं सकते, उसमें साप्ताहिक 48 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी ले नहीं सकते। उसकी धारा 27 ये कहती है और उसकी धारा 31 ये कहती है कि आपको ओवर टाइम देना है। और उसका परिणाम है कि गंगानगर में अभी एक कंडक्टर की मां मर गई और आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपके पास भी आई होगी रिपोर्ट, और आपने उसको छुट्टी तक नहीं दी अंतिम संस्कार के लिए। असल में ये जो कमी है ये आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसकी पालना नहीं हो पा रही है। और दूसरा, इसमें रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेरा निवेदन है कि इसमें कितना दे रखा है आपने, कितने चालक है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, कितने परिचालक है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, और जो कमियां हैं उनको किस तरह से पूर्ति करते हैं। हालत ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक कंडक्टर और एक एक ड्राइवर को लगातार 20-20 घंटे मूल प्रश्न में यही तो मेरा कहना है कि इस कमी की वजह से मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट का पालना नहीं हो पा रही, ये गलत है और ये जवाब जो दिया है वो बिल्कुल निराधार गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जो चालक के बारे में बताया गया है, 7,800 कुल पद हैं, नियमित 6,177 हैं, दैनिक वेतनभोगी 16 हैं, अनुबंधित पे 108 हैं, चालक कम ड्राइवर 834 हैं, कुल 7,135। और जो एजेंसियों से हमने ले रखे हैं वो 967 हैं। और इस समय अगर इस सबको देख के चलें तो हमारे पास करीब करीब स्ट्रेंथ पूरी है। ये सही है कि हमने एजेंसियों के मार्फत 967 ड्राइवर्स को काम पे ले रखा है। जहाँ तक कंडक्टर्स का ताल्लुक है, हमारे पास स्वीकृत पर 9,427 हैं, कार्यरत 7,779 हैं और बस एजेंट्स के रूप में 778 हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और ये सही है कि कुछ कंडक्टर्स की कमी है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की है कि हम इस साल, वैसे हमको 2,375 पदों की भर्ती के लिए कहा है, लेकिन इस साल हमारी योजना के मुताबिक 793 कर्मियों की भर्ती इस साल की जाएगी। 793 कुल 2,375 पद की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की है, जो कई सालों के बाद की गई है। माननीय सदस्य ने रूस के मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट की बात की। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये सही है कि 8 घंटे रोजाना और 48 घंटे वीक काम में लिया जाना चाहिए और विशेष परिस्थितियों में 10 घंटे रोजाना और 54 घंटे वीकली लिया जाना चाहिए। ये सही है, चूँकि पिछले दिनों में भर्ती नहीं हुई तो आवश्यकता पड़ने के बाद विशेष परिस्थितियों में कंडक्टर और ड्राइवर से काम ज़्यादा लिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन निर्धारित समय से अधिक काम करने पर चालक या परिचालक को अधिक परिश्रम करने का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति के समय एक साथ दिया जा रहा है। नंबर 2, जो चालक और परिचालक ओवर टाइम काम करता है और उसको अगर छुट्टी नहीं मिलती, ओवर टाइम का तो पेमेंट उसकी सेवानिवृत्ति पे दे रहे हैं, और जिसको अगर छुट्टी नहीं दी जाती है तो उसकी छुट्टी की क्षतिपूर्ति बाद में कर दी जाती है। इसमें एक तो आपने ये नहीं बताया कि कंडक्टर और ड्राइवर जो आपके पास मौजूद है, रिजर्वेशन की क्या स्थिति है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या उनकी जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और दूसरा, ओवर टाइम का जो आपने कहा, एक साथ ही कह देना, ओवर टाइम का जो आपने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवर टाइम जब रिटायरमेंट लेगा, बाकी विभागों में ऐसा नहीं है, और एक एक कंडक्टर से, एक एक ड्राइवर से 20-20 घंटे लगातार आप काम ले रहे हो। एक चालक कम परिचालक, ये नया पोस्ट कहाँ से है, इसको रेगुलर क्यों नहीं कर देते? आप कह रहे हो कि हम ले ही रखा है चालक कम परिचालक, ये किसी दिन का नहीं है, न ऊपर का है न नीचे का, ये बीच में लटका हुआ है। ये कौन सा आदेश है, कौन सा सर्कुलर है, मेरे तो समझ में, सारा पढ़ा है लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ पाया। इसलिए मेरा निवेदन इसमें यही है कि ओवर टाइम जो आप तब कह रहे हो, माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि ओवर टाइम दे ही रहे हो तो मंथली उसकी जब है तो उसमें क्यों नहीं दे देते? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 बातें उठाई। एक तो ओवर टाइम पे देने का, ये सही है। राजस्थान रोडवेज निगम 602 करोड़ के घाटे में, और घाटे की स्थिति की वजह से ये सही है कि हम समय पे उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात आपने जो, लेकिन
उसके सेवानिवृत्ति के टाइम पे उसका पूरा पैसा दिया जा रहा है। नंबर 2, जो आपने भर्ती की बात बताई चालक परिचालक की, ये चालक परिचालक की भर्ती 2004 में हुई थी। और अपनी परिस्थिति- रिजर्वेशन मुझे पूरा जवाब देने दें। 2004 में हुई थी, ये तो मैं नहीं जानता कि उनको क्यों नहीं रेगुलाइज किया, लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे जितने भी पद भरे गए थे उनको रेगुलाइज किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट श्री मुद्गल, रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट कृपया, ट्राइब्स का मैंने श्री मुद्गल, मैंने अध्यक्ष पहले महोदय, पूछ लिया, इनका जवाब नहीं है साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है कि रोडवेज मृतक कर्मचारी के लड़कियों को कंडक्टर पद पे राज्य सरकार ने लगा रखा है? अगर हाँ, तो क्या एक महिला रोडवेज में कंडक्टर पद को सही ढंग से चला सकती है? नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से नहीं चला सकती। अध्यक्ष महोदय, जो मृतक कर्मचारी की लड़की उड़ा रही है बस, जो मृतक कर्मचारी की लड़की कंडक्टर के पद पे है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो नहीं चला सकती। उनको एलडीसी, यूडीसी, कंप्यूटर आदि पदों पे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, एक मिनट मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, 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 महिलाओं के खिलाफ आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ड्राइवर 20 घंटे गाड़ी चला सकता है? श्री ज्ञानदेव आहूजा, माननीय मंत्री महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या ड्राइवर 20 घंटे गाड़ी चला सकता है? अगर चला सकता है तो उसको नींद आती है कि नहीं आती है? क्या इस नींद से दुर्घटना होती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरा निवेदन। आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पोजीशन है? आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, मंगलाराम जी क्या कहते? मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ड्राइवर 20 घंटे गाड़ी चला सकता है? गाड़ी 20 घंटे चला सकता है तो क्या उसको नींद नहीं आती है? क्या ये सही है? मंत्री जी विराज, क्या ये सही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रोडवेज में भर्ती के लिए इतने जाने कितने हजार आपको ये कहा है। क्या ये रोडवेज की स्वायत्ता पर अतिक्रमण नहीं है? नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी को आप मेरी बात सुनिए। रोडवेज की वित्तीय सहायता तो गवर्नमेंट करती आई है, ये हमने भी देखा है, पर रोडवेज मैनेजमेंट की बिना मर्जी के मुख्यमंत्री जी को कितने पद चाहिए कितने नहीं, ये रोडवेज में कभी घोषणा हुई है क्या आज तक? माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप खुद इस विभाग के मंत्री रहे हो। 51% राजस्थान सरकार का शेयर है और शेयर होने की वजह से श्री ज्ञानदेव अधिकार हमारे पास है। चर्चा समाप्त करें। मंत्री जी विराज जाएं। श्री ज्ञानदेव आहूजा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोडवेज ऑटोनोमस बॉडी है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री जी श्री ज्ञानदेव आहूजा, आरक्षण का कृपया विराज जाएं। श्री ज्ञानदेव आहूजा, प्रश्न संख्या 226। मंत्री जी ने SC/ST के आरक्षण का जवाब नहीं दिया। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, विराज जाएं। अध्यक्ष महोदय, एक लोग के बारे में मेरे को आगे भी प्रश्न लेने हैं, बहुत महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय। एक लोग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने बाकी हैं, ज्यादा समय नहीं, कृपया राजस्व अध्यक्ष मंत्री जी। महोदय, प्रश्न के भाग है, अलवर जिले में कुल 1,07,207.82 हेक्टेयर सिवाय चक भूमि है, जिसमें से 2,327.34 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है तथा शेष 1,04,880.48 हेक्टेयर रिक्त है। अलवर जिले में कुल 24,222.87 हेक्टेयर चारागाह भूमि है, जिसमें से 600.03 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है तथा शेष
20,622.84 हेक्टेयर रिक्त है। मंदिर माफी की भूमि मंदिर की खातेदारी की भूमि है, जो अनाधिवासित भूमि की परिभाषा में नहीं आती है। मंदिर की खातेदारी की भूमि का रिकॉर्ड पृथक से संधारित नहीं किया जाता है। नंबर 2, जी नहीं, सिवाय चक भूमि एवं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत अतिक्रमी के विरुद्ध कार्रवाई की जाकर अतिक्रमण को हटाया जाता है। सिवाय चक भूमि एवं चारागाह भूमि से अतिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है। माननीय मंत्री महोदय, आपने आंशिक रूप से स्वीकारा है कि अतिक्रमण है, परंतु अधिकारियों के द्वारा जो आपको रिपोर्ट दी गई और आपने वाचन किया है, यह बिल्कुल गलत है। अलवर जिले में 90% भूमि चारागाह की और सवाई चक की जमीन पर लोगों का कब्जा है और ये वर्षों से कब्जा है, अधिकारियों के मिली भगत से कब्जा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ का, श्री रामगढ़ का ही आपको ब्यौरा देता हूँ। सारडोली पंचायत में 160 बीघा चारागाह और सवाई चक की जमीन पर कब्जा है। ऊंटवाल में लगभग 150 बीघा, बगड़ राजपूत में लगभग 42 बीघा, दोनों सवाई चक और चारागाह। पिपरोली में 127, दोहली में 200, खोवारिसपुर में 80 बीघा, सैदमपुर में 129। ये मैंने कुछ पंचायतों का सुनाया है, लेकिन सभी पंचायतों, सभी गाँव में सवाई चक और चारागाह जमीन को, यहाँ तक भी है कि जो शमशान अलॉटेड नहीं है लेकिन चारागाह में या सवाई चक में लोगों ने बनाए हैं, उन शमशान और कब्रिस्तानों पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उसकी भी ज़मीन तक नहीं छोड़ी जो पहले से गांव वालों ने उसको बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपकी ये रिपोर्ट 1,07,207.82 हेक्टेयर और उसमें से सिर्फ 2,327.34 पर कब्जा, यह बिल्कुल असत्य है, गलत रिपोर्ट है। आप फिर से इसकी जाँच कराएँ, कृपा करें। इसके साथ ही जो आपने चारागाह का बताया सिर्फ 600 हेक्टेयर पर 600.3, यह भी गलत है। ये दोनों गलत हैं, इसके बारे में फिर जांच कराने का कष्ट करें। मंदिर माफी का जो आपने कहा है, मंदिर माफी की जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकती, लेकिन अलवर जिले में मंदिर माफी की जमीन की भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, यह भी आप जाँच करवाएं। मेरा आपसे प्रश्न है। 2, आपने कहा राजस्व अधिकारियों की सतत प्रक्रिया है, कोई सतत प्रक्रिया नहीं है। 1956 की धारा 91 में नोटिस तो देते हैं लेकिन खुर्द-बुर्द कर देते हैं वर्षानुवर्ष। बगड़ राजपूत के तो जब मैं खुद पहले एमएलए था तब पटवारी गिरदावर ने, तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि इन लोगों का 20 साल से 30 साल से कब्जा है। ऐसी स्थिति में पटवारी गिरदावर तहसीलदार मिले हुए हैं आज तक, स्टिल टुडे आज तक की पोजीशन ये है। तो क्या आप विशेष दल बनाकर उस अतिक्रमण की जाँच करवाएंगे और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? मेरा आपसे सीधा सवाल ये है। और जो रिपोर्ट गलत आपके पास में आई है, इसकी भी क्या आप जांच कराएंगे? इन दोनों पूरक प्रश्नों के लिए आपसे उत्तर अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रामगढ़ के बारे में पूछा है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं। पूरे जिले में है साहब, सभी तहसील विधानसभा क्षेत्रों में। रामगढ़ का तो चूंकि मुझे डिटेल पता है, विस्तृत जानकारी, इसलिए आपको दिया है। मैं पहले रामगढ़ की बता दूं, फिर आपको पूरे जिले की बता दूंगा। जहां तक रामगढ़ का सवाल है, 556 केस दर्ज हुए और जमीन 234.34 हेक्टेयर प्रभावित हुई। इसमें से 460 केसों का निस्तारण कर दिया गया, निर्णय हो चुका है, जिसके द्वारा 186.97 हेक्टेयर का इजेक्टमेंट अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब लंबित केस है 66, जिसके अंतर्गत 47.37 हेक्टेयर भूमि आती है। इसके अलावा आप जैसा बता रहे हैं, कोई भी अतिक्रमण है तो उसके विरुद्ध 91 की कार्रवाई करके उसको बेदखल किया जाता है। कई बार बेदखल करने के बाद फिर वो वापस दोबारा अतिक्रमण कर लेता है, और जब वापस दोबारा अतिक्रमण कर लेता है तो सब्सिक्वेंट ट्रेसपास करने पर उसको 3 माह की सज़ा का भी 91 में प्रावधान है, तो सज़ा भी उसको दी जा सकती है। इस प्रकार ये बात सही है
अतिक्रमण के मामले पूरे प्रदेश में जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, लोगों की उस पर बहुत नज़र रहती है कि ये इनके इन प्रकार ने इस पर कब्जा किया जाए। तो मैं माननीय सदस्य, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसी ज़मीन जिस पे अतिक्रमण केवल कागज़ों में वो हटाने के बता देते हैं या वहाँ से हटे नहीं या दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, इस प्रकार के आप मामले जो भी हों मुझे आप लिखित में दे दें, मैं उसकी विस्तृत जांच करवा दूंगा। और जांच करवाने पर अगर उसमें किसी अधिकारी ने कोई जानबूझकर उसका अतिक्रमण हटाया नहीं, केवल कागज़ों में उस अतिक्रमण हटाना बताया है, इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आएगा, किसी अधिकारी की गलती पाई गई, तो उस निश्चित रूप से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको दंडित किया जाएगा। आप क्योंकि ये जब तक केस टू केस या कोई भी ज़मीन, पर्टिकुलर ज़मीन के बारे में आप नहीं बताएंगे तब तक उसको अलग से देख नहीं सकते। वैसे जनरल सतत प्रक्रिया है, प्रावधान है कानून में, नियमों में, कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसको 91 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको बेदखल किया जाता है। मैं आपको एक पंचायत मान्य, एक पंचायत सिर्फ बगड़ में, ज्यादा समय नहीं ले रहा, एक पंचायत सिर्फ बगड़ राजपूत में पिछले वर्ष कलेक्टर साहब को लिख के देने पर एसडीएम ने और उस खड़ी हुई फसल को, हरी फसल को, खड़ी हुई फसल को पूरे के पूरे 42 बीघे में उजाड़ दिया और उसके ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया और कब्जा अभी तक भी बरकरार है बगड़ राजपूत गांव का। ये निवेदन करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य, एक साथ ही इनका जवाब, जैसा माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कलेक्टर ने खड़ी फसल के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया, नष्ट कर दी, कब्जा हटा दिया, फिर उसने कर दिया। मैं वही बात माननीय सदस्य करें जो मैंने कहा दोबारा वो अतिक्रमण कर देते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर आजकल लोगों की बहुत नजर है और वो जमीन, सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये बात सही है। अब वो सरकारी जमीन हड़प नहीं सके, इसके लिए सेक्शन 91 का प्रावधान किया हुआ है और उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई में कोई ढिलाई बरतता है और कोई जानबूझकर किसी को जमीन देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप मुझे लिख करके दें। ये पिछले सरकार के टाइम की बात है, आपके सरकार के टाइम की बात नहीं है। अब आपके सचेतक अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अपने उत्तर में स्वाइच्छिक भूमि पर 2327 हेक्टेयर में और चारागाह में 600 हेक्टेयर में, यानी 2900 हेक्टेयर में आपने दोनों किस्म की भूमियों पर अतिक्रमण माना है। और उसके साथ आपने ये भी अपने उत्तर में कहा कि आपने जो अतिक्रमण हटाए हैं वो सिर्फ 186 बीघा में हटाए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जो लंबित मामले आपने बताए उसमें भी सिर्फ 47 बीघा जमीन का बताया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इतनी बड़ी संख्या में जहां अतिक्रमण है आप विशेष अभियान चलाकर इन सारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोई योजना विचाराधीन आपके पास है क्या? अध्यक्ष महोदय, 186.97 का जो मैंने बताया वो तो केवल रामगढ़ तहसील का बताया है। आप जो मैंने आंकड़े दिए वो पहले वो मैंने पूरे जिले के दिए, और पूरे जिले के बारे में आप जानकारी करना चाहें तो 2611.45 हेक्टेयर जमीन में से पर से कब्जा हटाया है। कुल 5164 केसेस का डिस्पोजल किया है। 5592 केसेस दर्ज हुए पूरे जिले में, उसमें से 5164 केसेस का निर्णय हो चुका है, बेदखली की कार्रवाई हो चुकी है। बाकी 428 केसेस आज भी पेंडिंग है जिस पे निर्णय होना शेष है, जिससे 315.92 हेक्टेयर जमीन प्रभावित होती है। तो अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाने की जो घोषणा की है, उसके तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर राजस्व शिविर लगाए जाएंगे और उसमें इस तरह का जो भी प्रकरण आएंगे, और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी उस शिविर में उपस्थित रहें और जो भी इस प्रकार की समस्या हो, चाहे अतिक्रमण की हो, चाहे राजस्व से संबंधित और भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो, वो वहाँ पर रखें उस शिविर में, और हमारे जो भी अधिकारी वहाँ पर जाएंगे वो उसका मौके पर ही निस्तारण करेंगे। श्रीमान सिंह, अगला प्रश्न। श्रीमान सिंह। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान सिंह, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, 227। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खंड 1, विधानसभा क्षेत्र परबतसर की तहसील लावा के 19 गांव बिसलपुर दूदू परियोजना के भाग द्वितीय, जिसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय साधनों की
उपलब्धता के अनुसार दी जानी है के तहत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। सम्मिलित ग्रामों की सूची प्रशिष्ट अ पर उपलब्ध है। खंड 2 जिया ग्रामीण कंटीजेंसी वर्ष 2009 के अंतर्गत विधानसभा परिषद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कराए गए कार्यों का विवरण प्रशिष्ट ब पर उपलब्ध है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र परिसर में नए ट्यूबवेल, ओपन वेल, हैंडपंप निर्माण के कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानकारी लेना चाहूँगा कि आपने अभी मंत्री जी ने बताया कि परबतसर में बिशलपुर के 19 गांवों को जोड़ा जाना है, जिसकी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार दी जानी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि परबतसर विधानसभा में 250 गाँव हैं, भी 19 गाँवों को तो आप जोड़ने की बात करते हैं, बाकी के गाँव का क्या होगा? एक तो इसमें बाकी के गाँवों से असंतोष होगा लोगों में, और इसमें दो बात भी होगी जिसमें आप फर्क समझ रहे हैं बाकी के गाँव में, 19 गाँव में। एक तो इसका बताएं। इसके साथ में मैं अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूँगा कि परबतसर विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है, जो बिशलपुर की लाइन आ रही है, उससे मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे है, जिसका खर्चा मात्र 30 से 35 लाख रुपए है। इस नाम मात्र के खर्चे में क्या परबतसर कस्बे को जोड़ना उचित नहीं है? एक के साथ में इसकी स्वीकृति, आपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बताई, इसकी कोई समय सीमा है क्या? ये समय सीमा में बताएं, कब तक ये कर दी जाएगी, ये भी बताएं। खंड 1 में, खंड 2 में अध्यक्ष महोदय मैं बताऊंगा, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मंत्री जी ने सरकार आते ही 31 दिसंबर 2008 को एक ये पत्र जारी किया। इसमें सभी नए जो काम है जिन पर फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हो चुकी है, उन सब पर रोक लगा दी। ये रोक क्यों लगा दी? क्या वो जो योजनाएं स्वीकृत हुई थी वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों के लिए थी? वह सभी ग्रामीण वासियों के लिए थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी। उन सब पे रोक क्यों लगा दी जबकि उनकी एफएस जारी हो चुकी थी? वो उसी रेट में करने को काम करने को तैयार थे। जैसा कि बजट में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 14,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना लागू कर दी, जिसकी कीमत जाके 20,000 करोड़ हो गई। नहीं अध्यक्ष जी, 14,000 करोड़ में से कुछ योजनाएं हो सकती है, लेकिन बाकी तो उसी कीमत पे करने को ठेकेदार तैयार थे, लेकिन उनको भी कैंसिल कर दी। ये क्यों कर दी? ये भी मंत्री जी करीब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी से। इसके साथ में अध्यक्ष जी, कंटिजेंसी में आपने बताया कि इन्होंने कुछ लिस्ट दी है मेरे को, इसमें 2-3 जगह तो कुछ गहरा करने, 2-3 गांवों में मात्र कुएं गहरा कराने की बात की है। 2 गांवों में विद्युतीकरण के लिए कहा है और 2 में गहरा कराने के लिए कहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, 8-9 पंचायतों में ऐसे कुएं हैं जिनमें मात्र 2.5-3 लाख रुपए लगने थे। जवाब तो आने दीजिए, इतने सारे सवाल एक साथ होंगे तो फिर जवाब कहां से लेंगे? तो खंड 1 का जवाब दे दें मंत्री जी पहले। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस कॉन्टीजेंसी के 9 ट्यूबवेल की खंड 1 मंत्री जी पहले खंड 1 जो खंड 1 पे आ जाएंगे। नहीं 9 वाले तो बाद में, पहले तो ये बिशलपुर परियोजना है। जवाब आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र दूदू बिशलपुर दूदू के नावा के 19 गांव हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के 134 गांव वो नागौर लिफ्ट में सम्मिलित हैं। ये दूदू जो परियोजना है, ये 2003 में इसकी 2002 में इसकी स्वीकृति हुई थी और 216.55 करोड़ की ये योजना बनी। इसकी तकनीकी स्वीकृति 27/12/2003 को जो स्वीकृत हुई और इसकी निविदाएं की लगाने की बात चली। फिर 22/9/2004 और 2/11/2004 को 283 करोड़ 0.7 की वित्तीय स्वीकृति जारी की और जब इस योजना का आकार देखा गया तो ये आकार 283.7 जो प्रथम 2004 में निकाली
और 11/10/2007 को ये 668.87 करोड़ की हो गई और इस परियोजना के अंदर करीब 718 द्वितीय क्षेत्र में 804 कुल 5022 गांवों की ये योजना बनी थी। इसके लिए पिछली बार बिशलपुर फुलेरा तक का 166.5 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई, क्योंकि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए शेष कार्य करने के लिए इस साल में 2009-10 में 61 करोड़ की स्वीकृति है और जो नावा के गांव हैं उनको जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे तब उनको क्रियान्वित की जाएगी। अध्यक्ष जी समय सीमा बताएं कि कब तक? इसी से संबंधित प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो योजना 2.87 करोड़ की थी वो लगभग 687 करोड़ की हो गई और अगर अब बाद में जो चलने हैं वो 2100 करोड़ की योजना होगी। उसके लिए जो संसाधन हमें उपलब्ध कराने हैं उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम जो अगले साल की कार्य योजना में हम विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी मेरे खंड 2 बाकी है। इनके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, आप बीच मेरे से संबंधित है। बिशलपुर डैम विधानसभा, बिशलपुर का नहीं है, ये प्रश्न है पर्वत से विधानसभा क्षेत्र का। अध्यक्ष महोदय, जब पानी पर चर्चा हो तब आप पूरी चर्चा कर लें भले इसमें, लेकिन ये तो केवल प्रश्न पर्वत सर का है। रणवीर जी बैठो, पहलवान कृपया विराज। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ में आपने बताया कि पर्वत सर के बाकी के गांवों को नागौर लिफ्ट से लेने का है, उसका कोई बजट में नहीं हवाला है, नहीं आपने कुछ बताया कि नागौर लिफ्ट में कैसा करेंगे, क्या करेंगे। अगला प्रश्न श्री बाबू सिंह राठौड़। अध्यक्ष जी, इसमें कंटिजेंसी बाकी है, ट्यूबवेल हैंडपंप जो बाकी लगने वो बाकी है। आपने पहले कहा था एक साथ में जवाब दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 2 के जो ग्रामीण कंटिजेंसी स्कीम बनाई थी उसके अंदर ये जो 9 ट्यूबवेल की जिनकी निर्माण करना था, आप विराज जाएं। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति तो इनकी कर दी गई, बल्कि इनका बजट एलोकेशन नहीं किया गया और बजट एलोकेशन नहीं करने के कारण इन्हीं पूरे राजस्थान में जिनका बजट एलोकेशन नहीं हुआ उनको अबेंस में कर दी। दूसरा, इनके कॉन्टीजेंसी के अंदर करेंगे अवैध कर दिया। ना ऐसा नहीं कर दिया। इस साल की कॉन्टीजेंसी सारे राजस्थान में कंटिजेंसी खत्म कर दी महोदय। सारे राजस्थान भर में कंटिजेंसी के जिनकी फाइनेंशियल सैंक्शन हो गई, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव उनको सारे को ये चिट्ठी ऑर्डर आप लोगों का उन्होंने प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निकाल दी, परंतु उनके लिए कोई भी बजट का अध्यक्ष महोदय निकल नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, कंटिजेंसी वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में कैंसिल कर दी। जारी होने का मतलब ही बजट का एलोकेशन है। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद में योजनाएं रद्द कर दी। अध्यक्ष महोदय दे रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रोविजन से जितनी ज्यादा थी उनको अबेंस में रखा है। अध्यक्ष महोदय, 2008-9 में अध्यक्ष महोदय बजट का प्रोविजन, मंत्री जी जवाब दें। इनके बजट का प्रोविजन कम था, जितना पैसा उसके अंदर था हमने पूरा का पूरा पैसा उन सेक्शंस पे दिया है और जो आगे के काम कराने के लिए हमारे पास बजट में प्रोविजन नहीं था। अध्यक्ष जी, जिनके अध्यक्ष महोदय श्री बाबू सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 228 मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय अध्यक्षता समाप्त करें। आबकारी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक 3 बाकी है। पेयजल में बिराजे। अगला प्रश्न नहीं, बिराजने से पानी की समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा ना। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा सुन। आबकारी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय ऐसे थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, एक पहली सरकार जिसने प्लान बनाया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी महोदय ने अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न पूरा नहीं है। गांव की जनता सुबह 5 बजे हैंडपंप पे लगती है, रात को 11 हैंडपंप पे बचाते महिलाओं को। 75 के राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों से 150 मीटर की दूरी पर मदिरा की दुकान स्वीकृत की जा सकती है। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका
एवं विकसित बाजार के क्षेत्र में नियम 75 की उपरोक्त सीमा लागू नहीं होती। खंड 2, राजमार्गों पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं के अनेक कारण होते हैं। शराब पीकर वाहन चलाना भी इसमें एक कारण हो सकता है। राजमार्गों पर संचालित दुकानें नियमानुसार स्वीकृत है, अतः इनको बंद करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। खंड 3, जी हां, शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद करने के आदेश की पूर्ण पालना की जा रही है। खंड 4, शराब के कारण होने वाली पीएम पर दुकानें बंद करने में स्ट्रिक्ट हैं। जहरीली शराब के कारण होने वाली दुखांतिकाएं दुर्घटना स्वरूप होती है, उस पर तो पाबंदी नहीं इसको है। रोकने के लिए टेलीफोन राज्य से जो सरकार सप्लाई पूर्ण रूप होती से है रात प्रयासरत को, है। ये माननीय सदस्य, आपका कोई मैनेजमेंट राज्य होगा में ऐसा? आबकारी विभाग, आबकारी प्रवर्तन विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान संचालित कर शराब के अवैध उत्पादन व अन्य राज्यों में अवैध आयात को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध शराब का व्यवसाय एक सामाजिक बुराई होने के कारण इस व्यवसाय में लिप्त लोगों को शिक्षित व जागृत कर इससे विमुक्त करने हेतु एक योजना, जिसे नवजीवन कहा गया है, भी वित्त वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई है, जिसमें ऐसे परिवारों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। अतः इस बारे में पृथक से नीति बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि खंड 1 में आपने नेशनल हाईवे पर 150 मीटर से अधिक पर जो दुकानें का लगाने का प्रावधान किया है, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का जो नेशनल हाईवे है उसके अंदर कई स्थानों पर खारीबेरी, बालेसर, फड़दरोल फाटा, 38 मील 150 मीटर के अंदर दुकानें लगी हुई है। क्या सरकार नेशनल हाईवे पर जो 150 मीटर के अंदर दुकानें लगी हुई है उनका सर्वे करवा करके उनको हटाने का विचार रखती है? नंबर 1। और दूसरा, जो दुकानें आपने कम की है, बंद की है, तो देसी शराब की कितनी दुकानें बंद की है उसका भी आप उल्लेख करें, कितनी कम की है उसका उल्लेख करें। खंड 2, शराब पीकर वाहन चलाने से कई दुर्घटनाएं हुई, मैन पृष्ठों पर अखबारों में खबरें आई है, और पिछली बार भी कई जगह जैसे हमारे बालेसर के अंदर शराब पीकर के गाड़ी चलाने वाले 17 अनुसूचित जाति के लोगों की मौत हो गई। सोदत में गाल के अंदर जो बाबा रामदेव का तीर्थ यात्री जा रहे थे उसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो शराब पीकर के ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं और वास्तव में कई लोगों की जानें उसमें जाती है। उनका क्या दोष है? शराब पीकर गाड़ी चलाने के ऊपर आप कोई सख्त कानून बना करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का विचार रखते हैं, उसके बारे में बताएं। खंड 3, आपने 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने की बात कही है, लेकिन ये ईमानदारी की बात है कि हमारे यहाँ कई जगह पर जहाँ दुकानें खुली है और जिनका मुख्य शटर है उसके पीछे एक और शटर खुल गया है, वहां पर शराब बिक रही है। अड़ोस पड़ोस के अंदर पुलिस से मिली भगत कर करके और पड़ोस में शराब बिक रही है, और कई जगह पुलिस ने स्वयं ने बोगस ग्राहक बना करके दुकानों के ऊपर भेजा कि हमें शराब चाहिए 10 बजे 11 बजे। वास्तव में उसने शटर खोल के भी शराब दिया है। जब उसको पकड़ करके लाया गया तो उसको भी रिश्वत लेके वापस छोड़ दिया गया। इस प्रकार का कार्रवाई हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि वास्तव में कि 8 बजे के बाद शराब मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके उदाहरण डीएनए डेली न्यूज के अंदर शराब की बोतलें लेकर, प्रश्न पूछिए, यही पूछ रहा हूं, शराब की बोतलें लेकर के खुलेआम बियर की, दारू की बोतलें हाथ में लेकर के ये दर्शा रहे हैं, जिसमें मुख्य प्रश्न पूरे हिंदुस्तान में खबर छपी है। ऐसा नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर हुआ है और नाहरगढ़ फोर्ट के बाहर भी हुआ है। ऐसे लोग जो रात को 8 बजे के बाद शराब खरीदते हैं, पीते हैं और हमारे राजस्थान के अंदर पर्यटकों को परेशान कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपको सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लाइसेंस नहीं होने के बाद भी नेशनल हाईवे के ऊपर जो पर्यटक जाते हैं, जैसे हमारे जैसलमेर जाते हैं, जैसलमेर नेशनल हाईवे पर जितनी होटलें हैं मिडवे, उनके अंदर लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी उनके अंदर अवैध शराब मिलती है, वहां पर शराब पीते हैं और पर्यटकों को परेशान किया जाता है। उसके बारे में सर्वे करा करके ऐसी मिडवे जहां लाइसेंस नहीं है, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं? जवाब दे रहे हैं। नहीं, अभी बस चौथा लास्ट ही है, उसको चौथा खंड में बोल देता हूं। जहरीली शराब के बारे में कई वारदातें हो, कई दुखांतिकाएं हो रही है, और वास्तव में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि हमारे जोधपुर इलाके के अंदर और राजस्थान में भी कहीं हो रहा है। स्पीड के डोल बहुत सस्ते मिलते हैं, थोड़ी सी बोतल में स्पीड डाल करके सुनसान जगह जहां हैंडपंप की खेड़ियां हैं, नाडियां हैं,
उनमें से पानी लेकर कर बोतलें भरी जाती है और वो स्पीड का दारू जगह जगह बिक रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहाँ भी अभी परसों की बात, बालेश्वर दुर्गावतों के अंदर स्पीड का ढोल पकड़ा गया। प्रश्न क्या है? वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ। स्पीड का ढोल पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको जब पता करा तो वो विकलांग था, उसको लाया गया कि आप विकलांग हो, कहां से स्पीड का ढोल आया। जब उनकी जानकारी की गई तो उनको भी लाया और 1 से 25,000, 1 से 15,000 और स्पीड के और भी कई ऐसे वारदात हुए। लेकिन पुलिस ने जब उसकी ये अभियान चलाकर कार्रवाई की तो अभियान में जब उनके गिरोह पकड़ में आए तो उन गिरोह से पैसा लेकर के वो स्पीड का दारू गिरोह धरने से चला रहे हैं। क्या स्पीड में आप सख्त कानून बना करके और जिससे लोग मर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं? एक और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा खत्म ही नहीं हो रहा अभी, 8वां कर लो जवाब। खंड में दूसरा भाई, खंड में दूसरा, चौथे खंड का दूसरा। क्या मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो अवैध दारू बिक रहा है, अवैध व्यवसाय जो कर रहे, उनके पुनर्वास के लिए आपने नवजीवन योजना लागू करी जोधपुर शहर में और जोधपुर ढाणियों में। कई ऐसी बस्तियां हैं, सांसी बस्तियां, नट बस्तियां, रीजन बस्तियां, ग्वारिया बस्तियां, कच्ची बस्तियां, गांव, कई मामले अवैध दारू के पकड़े गए, कच्ची दारू के पकड़े गए, पकड़े गए। क्या जोधपुर के अंदर भी कृपया योजना को लागू कर उनके नवजीवन योजना चालू करना चाहते हैं? मंत्री जी और को क्या सरकार शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? ये आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फरमाया कि नगर पालिका, नगर निगम आदि क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है उन पे 150 मीटर से कम में शराब की दुकानें खुली हुई है। मैंने अपने उत्तर में माननीय अध्यक्ष महोदय ये निवेदन किया था कि नेशनल हाईवे पे जो नगर निगम के हैं या ग्रामीण हाट बाजार है या नगर पालिका क्षेत्र में है, खासतौर से जो नेशनल हाईवे के बावजूद जो पर्टिकुलर इन एरियाज में है, वहाँ हमने जो 1956 के नियम 75 के तहत हमने कुछ शिथिलता दे रखी है। वो अवैध नहीं कह सकते माननीय अध्यक्ष महोदय। 19 नियम 75 में हमने उनको शिथिलता दे रखी है कि इन एरियाज में जो आइडेंटिफाइड है, नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण हाट बाजार, इनमें हमने शिथिलता दे रखी है। इनके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय कहीं भी यदि 150 मीटर से कम दूरी में माननीय सदस्य यदि मुझे इस बात की जानकारी देंगे तो मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि तत्काल उस पर कार्रवाई करके उन्हें बंद कराने की मैं कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री हेम सिंह बढ़ाना, श्री हेम सिंह बढ़ाना, पूरे खंडवाई जवाब दे रहे ना, जवाब तो आने दो, खंडवाई जवाब तो आने दीजिए सर। बाकी है, बाकी सारा ही बाकी, अभी तो 8 पूछे हैं। अभी माननीय सदस्य ने जोधपुर के बारे में काफी चिंता प्रकट की कि जोधपुर में खासतौर से जो इस व्यवसाय में कुछ लोग लिप्त हैं और ये देखने में आया माननीय अध्यक्ष महोदय कि खासतौर से इस व्यवसाय में कुछ जाति विशेष लिप्त हैं और इस अवैध शराब के धंधे में कई बार जो है कई तरह की दुखांतिकाएं भी हुई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय खासतौर से इस पूरे सदन को इस बात का जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इतने संवेदनशील है, इस बारे में उनको इतनी चिंता और पीड़ा हुई कि उन्होंने पूरे इसके प्रावधान किए और एक योजना बनाई नवजीवन के नाम से, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 23 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। और खासतौर से जो माननीय सदस्य जिनकी चिंता है, उसी क्षेत्र में जोधपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप से हमने इस बात को लागू किया है और मैं इंश्योर करना चाहता हूं पूरे सदन को कि जहां कहीं भी आपको ये लगे कि जो व्यक्ति खासतौर से इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त है और वो स्वयं विवेक से अपना ये धंधा छोड़ना चाहते हैं, हम अवेयरनेस कैंप भी चला रहे हैं। हम इस कोशिश में भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बात से अवगत कराएं कि जो व्यक्ति इस अवैध शराब से अपने आप को दूर करना चाहता है, जो एक बड़ी सामाजिक बुराई है, उनके लिए हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं। और खासतौर से हमने 2 संस्थाएं नियुक्त की माननीय अध्यक्ष महोदय जोधपुर में, प्रथम राजस्थान और थार ज्ञान विज्ञान समिति जो NGO है, जिनको हमने 40-40 हजार रुपए इस बात के दिए हैं कि वो पूरा सर्वे करे कि कौन कौन सी ऐसी बस्तियां हैं जहां अवैध शराब का कारोबार होता है और इस सामाजिक बुराई में लिप्त हैं। को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है मंत्री जी। मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, हेम सिंह बढ़ाना, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न से संबंधित है जो स्पीड का श्री हेम सिंह बढ़ाना, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, संबंधित प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
कैसे इस प्रकार से स्पीड के दारू के कारोबार करने वाले तस्करों को छोड़ा जा रहा है, उसके बारे में मैंने कार्रवाई चाहिए। जोधपुर माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा जोधपुर में गया है तो फिर ये शराब भी उधर ही गई है। शराब माननीय अध्यक्ष महोदय जी, में हो रहा है जोधपुर। इसी से संबंधित प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी से संबंधित प्रश्न है। श्री हेम सिंह बढ़ाना, माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर जसवंत यादव तस्करों के बारे में कार्रवाई चाहिए, जिसमें माननीय अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत यादव। 230। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, खनिज मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, खनिज मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब दिलाएं। अध्यक्ष महोदय, मजाक है। अध्यक्ष महोदय, मजाक है। ये क्या है? अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाइए। बाथरूम गए, बाथरूम आ रहे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न 1 मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट होता नहीं कुछ ना। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, आगे तो टाइम पर रहना चाहिए। यहाँ आगे क्या पोस्टपोन करो सवाल को साहब। अध्यक्ष महोदय, सदन को कितनी गंभीरता से ये कमीना ले रहा है, ये आपके सामने आज इसका चेहरा आ गया। कितनी गंभीरता से सदन को मंत्रिमंडल ले रहा है। मुख्यमंत्री जी, कुछ तो लिहाज करो सदन की, क्या गरिमा रहेगी। टॉयलेट गए थे। कहाँ गए थे आप? जरूरी काम चला गया, आवश्यक। टॉयलेट गए थे। इसके बीच में एक क्वेश्चन था राजेंद्र जी, मंत्री जी बिराजे, एक क्वेश्चन बीच में था। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला अलवर में जवाब दे रहे हैं। ये तो माननीय से संतुष्ट, मुझे थोड़ा सा पूछ। जिला अलवर में प्रधान खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैंड, पायरोफ्लाइट, फेल्सफार, क्वार्ट्स, बेराइट, आयरन और क्लेम है। प्रधान खनिज में मार्बल, चुनाई पत्थर, पट्टी कातला, ग्रेनाइट, ईंट, चूना पत्थर, स्लेट स्टोन एवं मिट्टी का खनन का कार्य किया जाता है। खंड 2 सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में वर्ष 2004-5 से 2008-9 में जिन जिन व्यक्तियों संस्था को खनन पट्टे जारी किए गए, उनकी सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि वन विभाग और खनिज विभाग एक ही मंत्री के पास है। प्रश्न क्या है? पूछ तो मूल प्रश्न। एक ही सेकंड पूछा, कोई लंबा चौड़ा नहीं। अरे साहब, लंबा चौड़ा नहीं, हंसना बड़ा अच्छा आता है। ये तो पत्रकारों का मामला है, नहीं तो सरकार की धुनाई करने के लिए तो काफी तगड़ो काम है। आप तो जो करना हो सो कर करा के छुट्टी करो। पूछो मूल प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से प्रचार कर रखा हरित राजस्थान, और मंत्री जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर पत्र लिखे हम लोगों को हरित राजस्थान के लिए। ये प्रश्न है क्या? आप पूछने तो दे। माननीय सदस्य, तो अब मेरे जिले के अंदर तिजारा तहसील है, उसमें चौहड़पुर गांव है, एक जोड़िया गांव है, मुंडावर तहसील में ततारपुर, और सबसे सेंसिटिव जगह है जिंदोली घाटी। वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन से पेड़ों की कटाई, सारे अवैध खनन हो रहा, अवैध ब्लास्टिंग हो रही है सरकार के संरक्षण में और वहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से। तो मैं तो छोटी सी बात ही पूछना चाहता हूँ कि हरित क्रांति का जो सपना ले रहे हो, एक तरफ पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध खनन, तो क्या मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि तिजारा के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है और जबरदस्त तरीके से, आप चाहे जब जिस वक्त मैं पकड़वा दूं आपको, आप पकड़ सकते हैं और अधिकारी ले हर ट्रक पे पैसा, और जिंदोली घाटी जो कई सौ करोड़ की बनी थी उसमें भी ब्लास्टिंग हो रहा है, कभी भी वो गिर सकती है। तो आप अवैध खनन को रोकेंगे, रोकने की मंशा रखते हैं, और रोकने की मंशा रखते तो कब तक रोक देंगे? बस नहीं, ये मंत्री जी इस बात को तो स्वीकार थोड़ी कर गए कि अवैध खनन हो रहा है। ये तो मेरे पास फोटो है, नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं इनको दिखा सकता हूँ, मैं फोटो खींच के लाया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब समय आया तो ये बाहर थे, इनको प्रताड़ित करो आप सबसे पहले तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, और हंस रहे हैं फिर आने के बाद क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में
भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही माननीय मंत्री परिषद के लोग नहीं करें। जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यादव साहब ने जो प्रश्न करता है, माननीय सदस्य है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप तो जवाब पूरे राजस्थान में, जवाब भी दे रहा हूं सर, पूरे राजस्थान में ये चीजें अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जिस तरह हरित राजस्थान का एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो आज एक संसार की जो समस्या बन गई, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, चाहे अपने ग्लेशियर हिल, आप तो इतना बता दो, अवैध खनन रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? पहले आपने हरित राजस्थान की बात कही माननीय सदस्य, तो उसकी बात कर रहा हूं। खनिज पे जब अवैध खनन होगा तो पेड़ों की कटाई होगी। जो आज आप पेड़ लगा रहे हो वो 20 साल बाद पैदा बड़े होंगे। जो आज बड़े पेड़ है उनकी अवैध कटाई, अवैध खनन कारण हो रही है। तो अवैध खनन आप रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? और जो अधिकारी क्योंकि मिली भगत से हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने पत्र का हवाला दिया, हरित राजस्थान का हवाला दिया जी, एक एक पॉइंट वाइज दे रहा हूं। अवैध खनन का ना, मुझे तो स्पेसिफिक जवाब पहले अवैध खनन का दे दूं अध्यक्ष जी, पहले हरित राजस्थान का, मुझे हरित राजस्थान की बात बताऊं। जब अवैध खनन हो रहा है तो हरित राजस्थान में आपको तकलीफ कहां हो रही? हरित राजस्थान तो मुझे राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठने का अध्यक्ष जी ने दिया है। अध्यक्ष जी, मैं तो स्पेसिफिक जवाब ये चाहता हूँ, अवैध खनन ये बता दिया हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है तो क्या उसको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? और वो जो अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? आप स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हरित राजस्थान से मुझे हरित राजस्थान पे नहीं चाहिए जवाब। तकलीफ नहीं होनी चाहिए हरित राजस्थान की। मुझे चाहिए जवाब अवैध खनन पर, कि अवैध खनन हो रहा है नहीं हो रहा है तो हरित राजस्थान से तकलीफ, हरित राजस्थान से तकलीफ क्यों हो रही है? हरित राजस्थान एक अच्छा संकल्प इसलिए हो रही है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। जब अवैध खनन हो रहा है, खुद के एरिया में जब आप अवैध खनन संसार चिंतित है हरित राजस्थान के बारे में, आपके मंत्रालय में लोग आगे बढ़ के हमारे पास आए, इनके द्वारा आपके मंत्रालय में पूछे का जवाब दे दीजिए, खाली ये चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय इंटरवीन करना चाहता हूँ। मंत्री जी जवाब दूसरा दे रहे हैं, आप दूसरा पूछ रहे हैं, पोस्टपोन करवा दे, दोबारा मैं जवाब दे रहा हूँ। अवैध खनन का खूब हो रहा है, जवाब हरित की बात है, जवाब दे रहे हैं। आप तो पूछे गए स्पेसिफिक, अध्यक्ष जी आसन को निर्देश दे, पूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अवैध खनन की बात की, उससे पहले इन्होंने हरित राजस्थान का पूछा, इसलिए वो काम है हरित राजस्थान की। हरित राजस्थान विभाग से संबंधित है। हरित राजस्थान एक पूरे संसार की जो बात आई, मुझे हरित राजस्थान पहले का जवाब नहीं चाहिए। कदम उठाया, उसमें आपको तकलीफ हो रही बात कही है। माननीय सदस्य को, सरकार के संरक्षण, माननीय सदस्य को हरित राजस्थान पूछना ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आपको टाइम ही पूरा खराब करना है तो करिए, आप भी शामिल हो। पोस्टपोन कराएं, इसको ये जवाब ही नहीं देना चाह रहे। राजस्थान से लाल मिर्च क्यों लग रही है? हरित राजस्थान एक अच्छा कदम है, उसके बारे में सुनिए। आपने याद आपने किया, मैं तो माइनिंग का पूरी तैयारी के साथ जवाब दीजिए, प्रश्न वो जवाब दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने पत्र के बारे में, हरित राजस्थान के बारे में जिक्र किया। आप उसके बाद करना, पहले ये बताइए कि अवैध खनन जो हो रहा है सरकार को, के संरक्षण में, हरित राजस्थान से जलन क्यों हो रही? अरे पहले जिससे पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध खनन से पेड़ों की कटाई हो रही है। हरित राजस्थान अवैध खनन से पेड़ कट रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे एनजीओ, सारी इनकी पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता लोग हमारे से पेड़ मांग रहे हैं। अवैध खनन मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा पुण्य का काम किया, हो रहा है, उसको ये बुरा मान रहे हैं। आप नहीं है। देखो मैं अध्यक्ष महोदय, सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। अलवर जिले जी स्टेशन को टाल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं। अब अवैध खनन की बात रही। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अध्यक्ष जी पहले खनिज, क्या खनिज राज्य मंत्री ये बताने कृपया कौन? एक मिनट, मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री कालीचरण सराफ, श्री कालीचरण सराफ, प्रश्न संख्या अध्यक्ष जी कालीचरण सराफ, प्रश्न संख्या 231 मेरा व्यवस्था का अध्यक्ष जी, एक मिनट बीच में काल में व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य नहीं है। रूल के अनुसार करो अध्यक्ष जी। कृपया आप विराज जाए, मुझे प्रश्न ले एक मिनट करो, कृपया आप विराज जाए। बीच में क्वेश्चन लाए बढ़ाना खड़े नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, उत्तरखंड 1, जी हाँ, अधिस्वीकृत पत्रकारों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के प्रति संलग्न है। खंड 2,
जी हाँ, वर्ष 2009-10 के बजट में पत्रकारों के लिए दुर्घटना मेडिक्लेम पॉलिसी कराने की अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से उन्होंने अपने क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनना चाहते इनको, नहीं सुनेंगे इनको, नहीं सुनेंगे। इस प्रकार उन्होंने हरित राजस्थान के बारे में पूछा है, जवाब उस पर आना चाहिए था। स्थगित करने का सवाल ही क्या होता है? उसको कोई कारण नहीं था सवाल को। आपसे भी पूछा है, आपसे भी जवाब दे रहे थे। अवैध खनन के बारे में भी जवाब दे रहे थे। उसको स्थगित करने का प्रश्न क्या होता है? नाटक इस तरीके से थोड़ी होता है। कोई आपसे नहीं पूछा। या तो श्याम जी, गुलाब जी, भाई साहब और राठौड़ खड़े होंगे ना, हम भी नहीं बोलने देंगे। कारण मत बोलने देंगे। हमारी जिम्मेदारी है। 1 मिनट, सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, पक्ष और प्रतिपक्ष की। सरकार की तीनों को नहीं बोलने देंगे। ये क्या तरीका है? ये चाहते हैं कि जब भी गृह मंत्री जी बोलेंगे हम नहीं बोलने देंगे। मेरा आदरणीय मैडम सुन लो, हमारा भी फैसला सुन लो। मैं हमारा भी फैसला सुन लो के जरिए, हमारा भी फैसला सुन लो। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, किसी की बपौती नहीं। बोलो। अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। 1 मिनट बैठ जाओ यार। भाई साहब। अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी है क्या? जी, आपके जरिए मैं प्रतिपक्ष की नेता महोदय से निवेदन कर रहा हूँ। अभियान चला रहे हैं। बात ये सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष जी, कल गुलाब जी भाई साहब खड़े हुए, हमने सम्मान के साथ गुलाब जी भाई साहब बोले। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ किसी के सम्मान नहीं कर रहा हूँ आपके, मैं आपके सम्मान के साथ। भाई साहब, आप क्यों बीच में? अध्यक्ष जी के जरिए बात कर, अध्यक्ष जी से ही निवेदन कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आप ही से निवेदन करना चाहता हूं। बार बार बीच में खड़े हो जाते हैं। कल गुलाब जी भाई साहब प्रश्नकाल के दौरान नया प्रश्न लेकर आए थे, सबने उनकी बात सुनी। बात कह रहे हैं जिस तरह का व्यवहार हुआ है प्रतिपक्ष का, प्रतिपक्ष को सदन ही नहीं चलाने देना चाहता प्रतिपक्ष को। और बैठ जाओ। क्या पत्रकारों की सुविधा के संबंध में एक प्रश्न था। मैं तैयार हूँ। पहले जवाब आने दीजिएगा। मैं तैयार हूँ। पहले मंत्री का जवाब आने दीजिएगा। आप आसन तरीका नहीं होगा। विराजे हुए सम्मानीय माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, पूरा जवाब दूंगा। इनके चिट्ठे सामने आएंगे। अध्यक्ष जी, 269 का 209 आप पढ़ के व्यवस्था दे दो, मान जाएंगे आपकी जो भी व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए इसमें व्यवधान डालना चाहते हैं सत्ता पक्ष, नहीं चाहते कि जो पत्रकार के उनको सुविधा मिले। बताना चाह रहे हैं इनके सामने। मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। जवाब देने के लिए तैयार हूँ माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। हमें परमिट करिए, अलाउ करिए अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रहम दिले अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों से संबंधित सवाल का जवाब सरकार से चाहते हैं। बार-बार माहौल खराब बोलो। देखिए, मैं तो 269 के मेरा अनुरोध है। बोलोगे 269 अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दो। हमारी सरकार पत्रकारों की सुविधाओं के लिए बिल्कुल सकारात्मक सोच रखती है और हम और इनकी सुविधा के लिए और ज्यादा विचार रखते हैं। हमारी सरकार पत्रकारों की सुविधा के लिए आपसे ज्यादा सोच रखती है। कदम उठाकर इनके कल्याण के लिए और कार्य योजना हम लेकर आ रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। अध्यक्ष, आसन पांव पर है। मंत्री डिस्टर्ब कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा 269 के 2 और 9 के मैंने अध्यक्ष जी निवेदन किया। सेक्रेटरी पर है, सेक्रेटरी साहब को निवेदन किया मैंने आपके पास। अध्यक्ष जी, 269 के 2 और 9 पर है माननीय सदस्य। ठीक है, तो अभी आप बोल लेना, तीनों आप बोल लेना। नहीं बोल, मुझे माननीय सदस्य मंत्री जी आसन पांव पर है, कृपया विराजें।
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सदन में विद्युत पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री वासुदेव देवनानी एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बावजूद मार्कशीट नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राधेश्याम गंगानगर सदस्य की ओर से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 80,000 छात्रों को मार्कशीट नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के विषय पर कल दिनांक 23 जुलाई 2009 को उच्च शिक्षा मंत्री महोदय सदन में वक्तव्य दे चुके हैं। ये प्रस्ताव ऐसे भी नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री घनश्याम तिवारी एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2008 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने से उपरांत भी उनके पश्चात लागू नहीं होने से आमजन में असमंजस की स्थिति के संबंध में श्री अमराराम एवं 2 अन्य सदस्यों की ओर से मनोर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के हत्यारे 1 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पेमाराम सदस्य की ओर से राजस्थान रोडवेज वर्क्स के अपनी समस्याओं के लिए प्रदर्शन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हेम सिंह बढ़ाना एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण का लाभ पहुंचाने का बिल सर्वसम्मति से पारित करने के उपरांत भी उसका लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कालीचरण सर्राफ सदस्य की ओर से जयपुर मेटल कंपनी को रिवाइवल करने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्रीमती अनिता बदेल एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर नगर निगम की BPL 2005 की सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर गोपाल जोशी सदस्य की ओर से बीकानेर नगर निगम के वार्डों का पुनर्सीमांकन नहीं कर वोटर लिस्ट बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मोहनलाल सदस्य की ओर से जवाहरात गलीचा एवं हैंडीक्राफ्ट में आर्थिक मंदी के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या के संबंध में श्री पुष्पेंद्र सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बाली के आदिवासी कृषकों की कृषि भूमि का नियमन करने से के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्रीमती अनिता बदेल, श्री गोपाल जोशी, श्री मोहनलाल, श्री पुष्पेंद्र सिंह को अपने अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्रीमती सजना आगरी सदस्य की ओर से मेहंदी की फसल को जींस की श्रेणी में लेकर फसल बीमा का लाभ एवं समर्थन मूल्य घोषित करने के संबंध में श्रीमती कमसा मेघवाल सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के संबंध में श्री हेम सिंह बढ़ाना सदस्य की ओर से थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में श्री मुरारी लाल मीणा सदस्य की ओर से दौसा की नगरपालिका को नगर परिषद घोषित करने के संबंध में श्री ज्ञानचंद पार्क सदस्य की ओर से दुर्घटनाग्रस्त मृत व्यक्ति के परिजनों को बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सहायता राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में श्री रामस्वरूप कसाना सदस्य की ओर से जयपुर स्थित बाईजी की कोठी जालाना डूंगरी क्षेत्र में कली उद्योग व्यवसायियों की भूमि का नियमन करने के संबंध में श्री जयदीप डूडी सदस्य की ओर से आयुर्वेद विभाग में संविदा चिकित्सकों का नियमितीकरण करने के संबंध में डॉक्टर राजकुमार शर्मा सदस्य की ओर से नवलगढ़ शहर में सह शिक्षा व बालिका राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय खोलने के संबंध में श्री मदन प्रजापत सदस्य की ओर से बालोतरा बाईपास सड़क हेतु किसानों की अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा देने के संबंध में श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला सदस्य की ओर से राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनियों में रिक्त पड़े अभियंताओं के पदों को भरने के संबंध में श्री ओम जोशी सदस्य की ओर से राज्य के धार्मिक स्थलों की पैदल यात्रा के मार्गों में किनारे किनारे नरेगा में बालू रेत की पट्टिका बनाने एवं छायादार वृक्ष लगाने के संबंध में श्री मदनलाल वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग की 4 सिंचाई परियोजनाओं की डूब क्षेत्र में आने वाली व्यक्तियों को भूमि का उचित मुआवजा देने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।
श्रीमती अनीता बदेल। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव और 127 में भी एक नोटिस आपको दिया था। उसमें अध्यक्ष महोदय आज आपने व्यवस्था दी है कि आप उसको आपने माना कि लोक महत्व का विषय नहीं है और उसकी सदन में चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रांत में इस समय सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य में शांति का वातावरण बना रहे। राज्य में जो सारे वर्ग हैं वो वर्ग कि कहीं भी आंदोलन पर उतारू नहीं हो। अभी 5-7 दिन से आपने देखा होगा विभिन्न जातियों के लोग अनेक स्थानों पर धरना दे रहे हैं। ये कोई राजनीति की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसी सदन में कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय हमने एक बिल पास किया था जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग जिसमें गुर्जर समाज को शामिल किया था और उसे वंचित लोग जितने भी हैं, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ, मुसलमान जो ओबीसी में नहीं आते हैं वो भी, और सिंधी और पंजाबी जो ओबीसी में नहीं आते उन सबका करके एक बिल हमने सर्वसम्मति से राजस्थान की विधानसभा में पारित किया। इसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया। आज वो बिल के नियमों के अनुसार चलता है सदन। नियम क्या? आपने अनीता बदेल को बुलाया, आपने अनीता बदेल को बुलाया और ये बोल रहे हैं आप अलाउ कर रहे हो। इस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा है। आप देखिए, आप बार-बार हमारे होम मिनिस्टर के खड़े होते ही खड़े होंगे तो हम भी इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप ये बात सुनना नहीं चाहते। अनीता बदेल को बुलाया आपने, अनीता बदेल बोलती ये बीच में बोलने वाले कौन थे? ये इस तरीके से ठीक बात है, ये असद को डिक्टेट करेंगे। दुर्भाग्य है कि जो सदन इस प्रकार से सदन चलता है, नियमों से चलता है। इसको 1 साल से अधिक होने के बावजूद आज तक कृपया व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अध्यक्ष जी व्यवस्था बनाएं। अध्यक्ष जी, ये जब चाहे तब सदन को रुकवा देते हैं, कल जब चाहे तब खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार मुख्यमंत्री जी से और रात को ये जिम्मेदार है उसके लिए। व्यवस्था बनाएं। माननीय सदस्य कृपया व्यवस्था बनाएं। कृपया व्यवस्था बनाएं। माननीय सदस्य सहयोग करें। कृपया व्यवस्था बनाएं। अध्यक्ष जी, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्य कृपया व्यवस्था बनाएं। किसी को नहीं बोलने देगा इस सदन के अंदर। सदन इतने दिनों से कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। अगर हमारे गृह मंत्री को नहीं बोलने देंगे तो हम भी किसी को नहीं बोलने देंगे। ये हुआ कि चाहे जो थोड़ी चलाओगे सदन को। और ये बोल रहे हैं क्या चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। हम भी कोई नहीं बोलेगा। तीनों को नहीं सुनेंगे। तीन इस तरीके से सदन चलाते। आप अगर एक के नहीं बोलने का लोगे तो हम 3 को नहीं बोलने देंगे। कैसे बोलोगे? एक के जिन लोगों ने हम भी नहीं सुनेंगे। 60 गुजरों को मार दिया, किसी को नहीं कि हाँ 70 गुजर, वो गुजरों को मारा 70 को। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 60 गुजरों को मारा कर दिया, बच्चों को मारा, गुर्जर औरतों को मारा कर दिया। 60 गुजरों को मारा, गोलियां चलाई गोलियां, गुजरों के हत्यारे 60 गोलियां चलाई।
70 गुजरों के हत्यारों का, 70 गुजरों के हत्यारों का, गुजरों पे गोली चलाने वालों का, 900। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, ले रही हूँ। हाँ प्रताप जी। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर 16 जुलाई 2008 को सर्वसम्मति के साथ राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक संख्या 28 पारित किया गया था। जस्टिस शशि मोहन शर्मा की अध्यक्षता में हमने आर्थिक पिछड़ा आयोग का गठन किया। जस्टिस जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में गुर्जर समाज के 5% आरक्षण और उत्थान की योजना के लिए एक उच्च स्तरीय हम लोगों ने समिति का गठन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान में पहला राज्य करें एक सेकंड। इसको मैं 1 मिनट में निपटता हूं। काय पे बोल रहे हैं, किस उसमें ये किस पे बोल रहे हैं? हमने छोड़ा था, आपको अभी नहीं मालूम पड़ा था। पहला राज्य है जिसमें आर्थिक इसी बिल के पहले बहुत लोग मरे गोलियों से। विधानसभा के सर्वसम्मति से पास होने के बावजूद 70 आदमी मारे गए थे गुजरों साल निकल गया। 70 लोगों की हत्या करने वाली सरकार, सारी सरकार है गुजरों की, जिन्होंने दनादन गोलियां चलाई, निहत्थे गुजरों को मारा, राजस्थान में जंगल राज हो गया। इस तरह के हालात पैदा किए गए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय अध्यक्ष जी कहा था राष्ट्रीय शर्म कहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राष्ट्रीय शर्म कहा था। अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना मानी गई। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं। 1 मिनट के लिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये लोग लगातार माहौल खराब कर रहे हैं किसी को, और हमने भी तय किया यदि इसी तरह से हमारी जितनी मॉरल ड्यूटी है उतनी मॉरल ड्यूटी अपोजिशन की भी है। अपोजिशन सदन को चलने नहीं देना चाहता। हम 70 गुजरों को मरवा के और आज ये वाहवाही लूटने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है। सारा राजस्थान जानता है गुजरों की छाती छलनी कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरे 5 साल तक जंगल राज हो गया राजस्थान में। जगह जगह पुलिस फायरिंग में 70 गुजर मारे गए। सौ चूहे खा के दिल्ली हज को चली, उस कहावत को चरितार्थ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। 100 चूहे खा के दिल्ली हज को चली।
70 गुजरों को क्यों मारा, उसका जवाब दो राजस्थान की जनता को। फिर ये घड़ियाली आंसू आओ, पहले 70 गुजरों को क्यों मारा। ये बार वेल में आते हत्यारी सरकार को, कर जाइए, ये ट्रेंड बन गया है। हत्यारी सरकार का, किसी भी हत्यारी भाजपा का, हत्यारी भाजपा का, हत्यारी भाजपा का, गुजरों की हत्यारी भाजपा का। सदन की कार्रवाई चलने दें, कृपया सदन की कार्रवाई चलने दें। माननीय सदस्यगण, की भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है विपक्ष। गुजरों की हत्यारी भाजपा का, नाच तो आपका, गुजरों की हत्यारी भाजपा का, गुजरों की हत्यारी भाजपा का, गुजरों की हत्यारी भाजपा का। और अब आपके तीनों बीजेपी का नाश आधा तो हो गया था। गुजरों के हत्यारों, शर्म करो, शर्म करो। 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 गुजरों के हत्यारों, शर्म करो, गुजरों के हत्यारों, शर्म करो, शर्म करो। कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम राम अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, के इतिहास, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुई है, जिनमें अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस तरह का माहौल विपक्ष ने बना रखा है। विपक्ष की भी मॉरलिटी बनती है, सदन को चलाने में वो भी साथ दे, लेकिन विपक्ष सदन का माहौल खराब करना चाहता है। विपक्ष राजस्थान की जनता देख रही है, जिस तरह का माहौल विपक्ष ने बनाया है, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते, इसके लिए तमाम लोग जिम्मेदार है। इनका जितने उपलब्ध करवाने के संबंध में महेंद्र चौधरी नावा नागौर अब वॉकआउट कर जाइए, सेल टैक्स अंदर आओ, वॉकआउट करो, अंदर आओ, वॉकआउट करो। श्री ओम बिरला, ये आदिवासियों के दुश्मन है, गुजरों के हत्यारे हैं, हमारे एसटी के दुश्मन हैं। अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के दुश्मन हैं, गुजरों के हत्यारे हैं, हमारे एसटी के साथ अन्याय किया है इन्होंने। पोपड़ा कमेटी बनाई, हम इनकी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासियों के दुश्मन हैं, हत्यारों के दुश्मन हैं। श्री मंगलाराम गोदारा, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री मंगलाराम गोदारा, श्री मंगलाराम गोदारा, श्रीमती अंजू खंगवाल, श्रीमती अंजू खंगवाल, श्री पेमाराम, श्री पेमाराम, श्री पवन कुमार दुग्गल, श्री पवन कुमार दुग्गल। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन विधेयक 2009, श्री बाबूलाल नागर। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।
प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन विधेयक 2009 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर नाम परिवर्तन अध्यादेश 2009 का अध्यादेश संख्या 2 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन पर पेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री हरजीराम बुर्डक। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹8,70,70,31,13,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। सारा बिजनेस पास हो। प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 पशुपालन और चिकित्सा के संबंध में मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ₹2,93,58,24,000 तक की राशि, जिसमें लेखानुदान प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वक्तव्य की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूं। श्री प्रभुलाल सैनी, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री महेंद्र चौधरी, श्रीमती मंजू देवी, श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री श्रवण कुमार, श्री भवानी सिंह राजावत, श्री मलखान सिंह। माननीय सदस्य जो बोलने में इच्छुक हैं, कृपया शांति बरकरार करें। जो माननीय सदस्य मांगों पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, कृपया विराज जाएं। श्री हरजीराम बुर्डक कृषि मंत्री अनुदान की मांग पर और एवं श्री गुरमीत सिंह कुन्नर कृषि विपणन मंत्री वाद विवाद का उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वक्तव्य की दोनों विभागों की प्रतियां सदन की मेज पर रख रहा हूं।
प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय द्वारा रुपए 8 अरब 70 करोड़ 21 लाख 13 हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त शक्ति भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 अरब 93 करोड़ 58 लाख 24 हजार तक की राशि में लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए क्या हो गया? सदन की बैठक सोमवार 27 जुलाई 2009 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।